स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ये आईटीआई सेकेंड ईयर यहाँ पर क्लियरली लिखा है और क्लास नंबर 19 यानी इसका मतलब क्या है 1 to 18 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देखेंगे और जरूर देखिएगा। और मैं आपको अश्योर भी करता हूं कि अगर अभी तक आप लगातार 1 नंबर क्लास से 19 तक आए हैं मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, तो परीक्षा की टेंशन अब आपकी खत्म होने वाली है। क्योंकि मोस्टली अब हम लोग कहते हैं ना कि ज्यादा मतलब एक पोर्शन होता है सिलेबस का कि 60-70% से हम लोग लगभग कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आप पूरी सीरीज जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस हैं उसको आप मेरे साथ कर लेते हो तो एग्जामिनेशन के लिए बेफिक्र आप हो सकते हो, अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बशर्ते आप मेरे साथ पूरी वीडियो में टिके रहें। शब्दों को नहीं देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है। क्योंकि शब्द बदल सकते हैं, क्वेश्चन बदल सकते हैं, लेकिन भावनाएं या फीलिंग जो उस क्वेश्चन की है, जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले इस वेबसाइट को आप देख लीजिए, globaliti.org आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। उसके अलावा जो है मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप अन्य क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहो। 246 यानी इसके पहले हमने 245 क्वेश्चन कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इज कॉल्ड। कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं फेसबुक। ठीक है, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। तो फेसबुक पर सिंपल सी बात है, उनकी एक प्रोफाइल होगी ना। आप भी शायद यूज करते होंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह। हालांकि अभी तो बहुत से लोग फेसबुक पर होंगे, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर भी होंगे। तो ये क्या है, वहां पर आपकी प्रोफाइल होगी। प्रोफाइल में आपका नाम होगा, बर्थ प्लेस, एजुकेशन, इस तरह से बहुत सारी डिटेल होगी। अगर मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूं, मैंने क्या किया, फेसबुक पे टाइप किया विवेक सिंह यादव और फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं किसका दिखाता है। लॉग इन करने की बात कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे विवेक सिंह यादव आ गए। तो अगर मैं विवेक सिंह यादव के साथ ग्लोबल आईटीआई लिखता तो यहाँ पर मेरी फेसबुक की जो प्रोफाइल है मुझे दिखाई देती। तो ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अगर इसके आगे थोड़ा सा और टाइप करने की कोशिश करते हैं, चलिए हम टाइप करके देख ही लेते हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी। मैंने क्या किया, सिंपल विवेक सिंह यादव लिखा और उसके आगे ग्लोबल आईटीआई लिख दिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, नाम दिख रहा है, फोटो दिख रहा है। उसके बाद अबाउट में आपको मेरी वर्क हिस्ट्री दिखेगी, कहां पर मैंने कितने दिन काम किया, ये सब। एजुकेशन मेरा दिख रहा है ना, कहां का मैंने पढ़ाई की है, हाई स्कूल का डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको दिख रही है। लेकिन ये सब है कहां, ये इंटरनेट पर मौजूद है। ठीक है, तो हमारा सवाल भी यही कह रहा है। आप देखिए सवाल कह रहा है कि एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में जो इंटरनेट पर मौजूद हो, जैसे कि फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो या इंस्टाग्राम पे हो, उसको क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको मैं क्या दिखा रहा था, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा रहा था। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल। ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट भी उसको आप कह सकते हैं। यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल आपका भी होगा फेसबुक पर, आप चाहो तो मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर फॉलो का ऑप्शन आएगा तो फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में आपको दिखा दूं, वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होती है। अगर मोबाइल में यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिखाती हैं, उस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आईटीआई कोर्स का ऑप्शन होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों है, जहां पर आपको रिलेटेड कंटेंट देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ टेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्लस यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी आपको कुछ सैंपल देखने को मिल जाएंगे। ग्लोबल आईटीआई प्लेलिस्ट कैसे देखना वो भी बता दूं। प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, ग्लोबल आईटीआई प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको देखिए, अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे नहीं सर्च करना चाहते हैं तो कोई भी एक वीडियो, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ। वीडियो जो आपको दिख रही है, कोई भी वीडियो आप जो देख रहे हो अभी, आप ये वीडियो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी क्लास अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे की तरफ आप जाओगे, जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ना
कि ITI के लिए आप क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी कर सकते हो, सी बोर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑल पार्ट वीडियो लिंक, ये आपका डायरेक्ट लिंक है, इसके ऊपर भी जाओगे तो सभी प्लेलिस्ट आपके मतलब आपके सामने ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है। तो ये बता दिया मैंने, आपके काम की चीज है, अगर पूरा पढ़ना आपके लिए जरूरी भी है, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन। देखिए नेटवर्किंग एक होता है सोशल नेटवर्किंग, क्या होता है, सोशल नेटवर्क के लिए जो वेबसाइट होती है, जैसे कि हम फेसबुक यूज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या फिर हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इस प्रकार की जहां पर हम सोशली दोस्त, फैमिली, अन्य जगह के कॉलेज में पढ़ने वाले, आपके जो जानने वाले ऐसे लोगों से हम जुड़ते हैं, वहां पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो सब सोशल नेटवर्क कहलाता। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू हम ऐसे लोगों से मिले जहां पर सिर्फ प्रोफेशनल लोग हों, कौन से लोग अपनी प्रोफाइल बनाए, जो नौकरी कर रहे हैं या जिनको नौकरी की जरूरत हो, कोई किसी कंपनी में मैनेजर पर हो, कोई नॉर्मल वहां पर एक वर्कर हो, तो अलग अलग सब मिलाकर प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हों, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हों या वहां के ओनर हों जो अपनी प्रोफाइल बना रखे हो, कंपनीज के CEO वगैरह हों, तो उस एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर नाम दिया होगा लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन ऐसा वेबसाइट, इसको आप लोग गूगल करके जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप जब भी ओपन करोगे तो यहाँ पर जैसे अभी आपको दिखा, नॉर्मल फेसबुक पर क्या दिखाता है कि आप नाम ये है, आप यहाँ से एजुकेशन लिए हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भरी चीजें होती है। लेकिन जब आप इस पर देखते हो तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इनका नाम ये है, इस कंपनी में इस पद पर कार्य कर रहे हैं, इनके पास इतना अनुभव है। यहाँ पर आपको जॉब की जानकारी मिलती है, जब किसी को जरूरत होती है जॉब की, तो वहां पर जो ऑलरेडी किसी कंपनी में किसी ऊपर वाले पोस्ट पर हैं, जो HR वगैरह हैं, तो वो लोग जॉब वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट है जिसको लिंक्डइन के नाम से जाना जाता है। इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक नजर, यहाँ पर टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो यहीं तो मैं आपको दिखा देता, फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि रोज तो पढ़ाई नहीं होती है ना। देखिए पहले ही आ गया लिंक्डइन, ये वेबसाइट लिंक्डइन इंडिया, इस पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जैसे फेसबुक पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा ना ईमेल ID पासवर्ड, तो आप नए हैं तो आप एग्री एंड ज्वाइन करके नई प्रोफाइल यहाँ पर बना सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, है ना। तो ये है वेबसाइट, हालांकि जब लॉगिन करेंगे तो सही से दिखाएगा। यहाँ पर जॉब सर्च, जॉब्स, सी जॉब्स, है ना, ये जॉब वगैरह की डिटेल यहाँ पर देखिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, या ये तो सैंपल दिया हुआ है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 25,300 एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। तो ये वेबसाइट एक तरह से किसके लिए है, यहाँ पर जॉब और वैकेंसीज वगैरह की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने एम्प्लॉयज टोटल यहाँ पर हैं, कंपनी की साइज कितनी है, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें, वैकेंसीज कहाँ है, एड्रेस क्या है, सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोबारा आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। मैं सिर्फ आंसर टिक कर देता तो शायद आप भूल जाते, लेकिन मैं वेबसाइट भी आपको इसीलिए दिखाती, ठीक है। When a person is given information about how she is doing in an effort to reach a goal is called, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयास कर रहा है, इसे कहा जाता है। देखिए एक्चुअल में अगर आप कोई मान लेते हैं शेफ है, आप एक होटल में खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छा खाना बनाने के लिए आपने कोई मान लेते हैं आपने पनीर की सब्जी बनाई, बहुत से लोगों का फेवरेट होगा, पनीर की सब्जी बनाई, तो अब आपने इसके लिए मेहनत की, पनीर की सब्जी बनाई। लेकिन अब ये पनीर की सब्जी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तो इस पर लोग क्या देंगे, लोग अपनी राय देंगे, अपनी राय देंगे जिनको आप ये खिलाओगे। तो उसको हम जो राय देते हैं वो लोग कहेंगे, क्या कह सकते हैं कि पनीर सब्जी भाई बहुत अच्छी है, या फिर ये कह सकते हैं कि सब्जी तो ठीक ठाक थी, थोड़ा सा मसाला ज्यादा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सब्जी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उम्मीद थी। तो ये जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, इनको बोला जाता है फीडबैक या प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि कोई पर्सन है और उसको बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, यानी वो पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति क्या काम कर रहा है, व्यक्ति बना रहा है पनीर की सब्जी, ठीक है। तो उसके बारे में कोई उसको बता रहा है कि आपकी जो सब्जी है ऐसी बनी है, ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फीडबैक।
और फीडबैक जरूरी क्यों है? फीडबैक किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी इसलिए है कि फीडबैक से ही पता चलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा है, बुरा है, उसमें क्या सुधार की जरूरत है। क्योंकि आप सब्जी खुद तो सारा खाओगे नहीं ना, बिजनेस कर रहे हो, होटल आप चलाना है, तो लोगों को पसंद आनी चाहिए, ऐसी सब्जी आपको बनानी पड़ेगी। तो लोगों से आपको क्या लेना पड़ेगा? फीडबैक लेना पड़ेगा, और उनके फीडबैक के हिसाब से आपको अपनी सब्जी में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब देखिए कह रहा है फीडबैक महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे महत्वपूर्ण क्यों है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, इट इज गिवन फॉर इंप्रूवमेंट डिस्करेजिंग। फीडबैक से क्या होता है कि आप मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये निगेटिव होता है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये आपको निराश करेगा? नहीं। ये होता है इट इज गिवन फॉर इंप्रूवमेंट। आपको इसलिए दिया जाता है फीडबैक कि जो कुछ कमी है उसको आप क्या कर सको, और इंप्रूव करके और सुधार करके बेहतर प्रोडक्ट बना सको। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। फीडबैक क्यों दिया जाता है? फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, When others observe you, कोई दूसरा आपको ऑब्जर्व कर रहा है और शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस। देखिए यहां पर भी वही बात, आप कोई कार्य कर, आप क्या कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और इसको एक व्यक्ति है ऑब्जर्व कर रहा है, यानी देख रहा है। देखना या देखना मतलब ऐसे ही नहीं देखना, कैलकुलेट करना आपके बारे में कि आपका काम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसमें कितने सुधार की जरूरत है। ठीक है, इसी को कोई देख रहा है यानी ऑब्जर्व कर रहा है। यही चीज यहां लिखा है हिंदी में, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन यानी आपके कार्य के बारे में जो महसूस करते हैं और उसे आपसे बताते हैं कि भाई आप जो, फॉर एग्जांपल अगर आप गाना गा रहे हैं, ये थोड़ा सही रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। आप गाना गा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, और गाना आपने गा लिया तो उसके बाद आपको बता रहे हैं कि आपने गाना कैसा गाया। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट कि भाई गाना तो आपका ठीक था लेकिन थोड़ी सी आवाज बीच बीच में आपकी अटक गई थी या ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो जो कुछ भी बता रहे हैं, या तो सिर्फ ये कह सकते गाना बहुत शानदार था। ठीक है, कई सारे फीडबैक अलग अलग मिल सकते हैं। तो यही बात यहां पर हो रही है। तो उसे क्या कहते हैं, वो क्यों आपको फीडबैक दे रहे हैं? क्या आप वांट टू मेक यू फील बैड? क्या वो आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं? नहीं। आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या वो आपके दुश्मन है? नहीं। वो आपको, दे आर गिविंग यू फीडबैक फॉर, यहां पे और नहीं होगा, फॉर हो जाएगा, फॉर इंप्रूवमेंट। वो आपको फीडबैक इसलिए दे रहे हैं कि जिससे आप और इंप्रूवमेंट कर सको, यानी जो आप काम कर रहे हो उसको और बेहतर कर सको। इसके लिए वो आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, कि आपको प्रतिक्रिया इसलिए दे रहे हैं कि आप और सुधार कर सको, क्या कर सको, जो आप चीज कर रहे हो उसको और बेहतर कर सको। ठीक है, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से, इसी सेम आंसर से रिलेटेड आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिल गए ना, लेकिन ओवरऑल सबका रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यही चीज है समझना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। कम्युनिकेटर मतलब बोलने वाला व्यक्ति, जैसे कम्युनिकेटर, जैसे एक कम्युनिकेशन के लिए जो बोल रहा है वो कम्युनिकेटर कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो बोलने वाला, वक्ता हो गया हिंदी में। ठीक है, वक्ता जो बोलता है। तो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल, कि आपको अपनी लिसनिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, लिसनिंग मतलब सुनना, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंटरव्यू में हैं और आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुन नहीं पाएंगे। जब पूरी तरह से सुन नहीं पाएंगे तो पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जब पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो सही आंसर दे नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए लिसनिंग जरूरी है। लिसनिंग मतलब हम अच्छे से बातों को सुन पाएंगे, जब अच्छे से सुन पाएंगे तो समझ भी पाएंगे, पूरी बात सुनेंगे तो पूरी बात समझेंगे तो सही आंसर दे पाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आप सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर कम्युनिकेटर यानी संचारक बनने के लिए आपको आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, इसको भी छोड़ दे। इग्नोर लिसनिंग मतलब सुनना ही बंद कर देना चाहिए। बी डिफरेंट, अलग ध्यान ही मत दीजिए, आंशिक रूप से थोड़ा सुनिए थोड़ा मत सुनिए, नहीं, ये सब गलत। आपको क्या करना होगा, सामने वाली बात को एक्टिवली लिसनिंग मतलब पूरे ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। जब से कोई व्यक्ति बोल रहा है, इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, किसी ग्रुप में है, कोई डिस्कशन चल रहा है टॉपिक पे, तो आपको ध्यान पूर्वक सामने वाले की बात को सुनना है, एक्टिव होकर पूरी तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा ध्यान आपका घर पर है और
आधा वहां है, तो फिर आप बढ़िया से सुन ही नहीं पाओगे, तो सही से आंसर कहां से दोगे। स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, ध्यान पूर्वक आप जो है सुने, ठीक है, आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर एचआर एंड अदर कॉलेजेस। कह रहे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको फीडबैक मिल रहा है अपने सुपरवाइजर से, अपने सीनियर से, या फिर उनके साथ कोई सहयोगी ये कार्य करने वाला, तो उसको क्या होगा, मतलब उस कर्मचारी को क्या लगेगा, क्या उसको बुरा लगेगा कर्मचारी को, नहीं, क्या होगा, उसको अपमानित महसूस होगा, नहीं, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, नहीं, वो इसलिए उसको फीडबैक मिलता है कि वो क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, अपने आप को सुधार सके और बेहतर बना सके। देखिए लगातार इस पर सवाल है और मैं आपको अश्योर भी करता हूं कि इस वाले वीडियो से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आपको एग्जाम मिलने वाला है, ठीक है। और हर बार देख रहे हैं क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन लास्ट में पूछ क्या रहा है कि भाई फीडबैक क्यों दिया जाता है। फीडबैक इसीलिए दिया जाता है कि जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से कर सके, इसी के लिए फीडबैक दिया जाता है। और हर सवाल में वही पूछ रहा है, अलग अलग तरह से सवाल पूछ रहा है, भावना क्या है, सिर्फ एक, सुधार, इंप्रूवमेंट, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। कह रहे हैं अगर किसी को निगेटिव फीडबैक, देखिए पॉजिटिव हो सकता है, दो तरह का फीडबैक हो गया, एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया और एक हो गया निगेटिव। पॉजिटिव ये है कि मैं चलो रेस्टोरेंट वाला ही ले लेता हूं कि आपने आज पनीर सबको खिलाई देता हूं कि आपने पनीर की सब्जी बना दी, ठीक है, आपने पनीर की सब्जी बना दी। पॉजिटिव फीडबैक है कि सीधे से मैं बोल दूं बहुत अच्छी थी, मैंने क्या बोल दिया, बहुत अच्छी सब्जी थी, ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या कि जैसे सब्जी ठीक नहीं थी, सब्जी अच्छी नहीं थी, सब्जी अच्छी नहीं थी, तो निगेटिव फीडबैक जो होता है उसको बोलने का एक तरीका होता है। एक्चुअल में जनरली लोग, जैसे अगर आप किसी को ये बोल दो कि यार बेकार सब्जी बनाते हो, तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो सुधार कहाँ कर पाएगा अपने अंदर। तो फीडबैक देने का तरीका एक है, जैसे सब कुछ सही है तो आप बोल देंगे नहीं ठीक है बहुत अच्छी सब्जी, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो आपको क्या बोलना होगा, सब्जी तो अच्छी है लेकिन मसाला थोड़ा ज्यादा था। क्या बोलोगे, मसाला थोड़ा ज्यादा था। ये हो गया फीडबैक देने का तरीका। ये एक तरह से निगेटिव फीडबैक है, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, वो डिमोटिवेट भी नहीं होगा, अगली बार अपने को सुधार भी लेगा। तो ये होता है निगेटिव फीडबैक देने का तरीका। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट बोल दो अरे बेकार सब्जी है, ऐसे टेढ़ा बोल दोगे आप किसी को डायरेक्टली, तो क्या होगा, उसका दिल टूट जाएगा, मन उदास हो जाएगा और वो शायद सब्जी बनाना ही छोड़ देगा, ठीक है। तो दो निगेटिव फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है कि कैसे आप ये बोलो ठीक थी लेकिन थोड़ा सा उसमें जरूरत है इंप्रूव करने की, बेहतर करने की, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निगेटिव फीडबैक क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाले को बुरा लगे, हर्ट कर दें, नहीं, क्या उसको मतलब उसका उत्साह जो है तोड़ दें, नहीं, न्यूट्रल मतलब बीच में हम नहीं, हमको सोच ही नहीं रहे अच्छी है बुरी, नहीं, हम इसलिए देते हैं। उसको देने का तरीका क्या होता है, रचनात्मक तरीके से हम उसको देते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव फीडबैक हमेशा रचनात्मक तरीके से, रचनात्मक मतलब सीधी सी बात थी कि सब्जी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इतना बड़ा सेंटेंस यूज किया कि सब्जी ठीक थी लेकिन उसमें थोड़ा सा मसाला अगर इससे बेहतर हो गया होता तो, मतलब मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको सजा के उसी बात को बोल रहा हूं, थोड़ा सा सजा कर उसी बात को बोल रहा हूं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला क्या, बोला तो निगेटिव ही है ना। तो यही चीज कह रहा है कि निगेटिव फीडबैक जब हम देते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे से देखते हैं, थोड़ा बना होना के सेंटेंस, ठीक है, कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसको पता भी चल जाए कि नहीं भाई उसकी सब्जी ठीक नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वे में जो है दिया जाता है निगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स कॉल्ड, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस सब कम्युनिकेशन दो हो गए आपके, अगर नॉर्मली देखा जाए, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है, जिनमें शब्दों का प्रयोग। अब ये कैसे हो सकता है, लिखकर
या बोलकर, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख कर या बोलकर, दोनों तरीके से कर रहे हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। लिख कर हम बोले मतलब लिख कर किसी को दे दें लेटर मैसेज, वो भी वर्बल ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ, शब्दों का प्रयोग हुआ। या फिर हम बोल भी रहे हैं जनरली, ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। नॉन वर्बल में क्या होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है, नो वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें साइन, सिंबल्स, कुछ सिंबल्स, इशारे, लैंग्वेज, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल की जाती है नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल मतलब ध्यान रखिए सिंपल सा, जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, वर्बल जिसमें शब्दों का प्रयोग। ठीक है, चलिए यहां शुरू करते हैं। ऐसा संचार जिसमें शब्दों का उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान सम्मिलित है, शब्दों के उपयोग के बिना, ठीक है, शब्दों के उपयोग के बिना, विदाउट वर्ड्स। यहां पर देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, विदाउट वर्ड्स। ध्यानपूर्वक हमेशा जो है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्यों कंफ्यूज हो जाए। जल्दी मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि क्या है, वर्बल है, लेकिन ये वर्बल नहीं है, क्योंकि इसमें बोल रहा है शब्दों के उपयोग के बिना, मतलब इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए नॉन वर्बल, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और पहले सेंटेंस में भी लिखा था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अपने मैसेज का आदान प्रदान विदाउट, देख रहे हैं, विदाउट यानी बिना, किसके बिना, विदाउट वर्ड, बिना शब्दों के प्रयोग के। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन कई बार होता है कि थोड़ा सा इजी लगता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े होते हैं और क्वेश्चन उसी प्रकार का आता है, थोड़ा इजी लगता है और जल्दी में हम गलत भी कर जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग एग्जाम में। विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, इसमें से एक अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा कहलाएगा। कम्युनिकेशन होता क्या है, ये एक भाई साहब हैं, टिक टिक टिक, और एक दूसरे भाई साहब, टिक टिक टिक, ठीक है, ये अपनी बात इनके तक पहुंचा रहे हैं, ये अपनी बात इनके तक पहुंचा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है कम्युनिकेशन। वो कैसे भी पहुंचा सकते हैं, हो सकता है ये लोग लिखकर पहुंचा रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सामने से बात कर रहे हो, एक दूसरे से वीडियो कॉल पर हो, फोन पर हो, तो ये सारा कुछ कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। क्लियर। अब कह रहे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है, इसमें से कह रहे हैं जिसमें ये भाई साहब जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में ही ना आए, यानी अस्पष्ट हो, तो क्या वो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, नहीं। प्रेषक, मान लेते हैं ये भेजने वाले हैं, ये प्रेषक कहलाएंगे। प्रेषक रिसीवर पर हमला कर दे, रिसीवर मतलब जिनको प्राप्त होगा, तो इनको मतलब टेढ़ा बोल दे, गुस्से में बोल दे। ठीक है, हमला करना मतलब ऐसे डंडे से नहीं, टेढ़ा बोलना, इस प्रकार से मतलब टेढ़े शब्दों का प्रयोग करना, गुस्से में बोलना, तो ये भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कहलाएगा। रिसीवर, ये कुछ बोले हैं, ये भाई साहब कुछ बोले हैं और इन भाई साहब को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो क्या ये अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा, नहीं। अच्छा कम्युनिकेशन वो कहलाएगा जिसमें ये जो बात बोले हैं वो एकदम क्या बोले हैं, एकदम क्लियर बोले हैं, स्पष्ट बोले हैं और डायरेक्ट बोले हैं, डायरेक्टली, बिना किसी घुमा फिरा। कई बार होता है ना कि कुछ लोग बातों में बहुत घुमा फिरा कर बोलते हैं। ठीक है, मतलब छोटी सी बात होगी उसके लिए ढेर सारी कहानी लपेट देंगे। एग्जैक्टली आपने यूट्यूब पर ही देख लीजिए, बहुत सी वीडियोस होती हैं, वीडियो में मेन मैटर होता है जो 30 सेकंड का होता है या फिर 1 मिनट का होता है, लेकिन उस 30 सेकंड या 1 मिनट की बात के लिए 20 मिनट, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। क्या होता है, गोल गोल घुमाया जाता है चीजों। ठीक है, तो वही चीज है कि मैसेज, ये कम्युनिकेशन वो अच्छा कहलाएगा जिसमें मैसेज जो क्लियर हो, एकदम क्लियर बात की जाए और डायरेक्ट बात की जाए, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसलिए यहां पर आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब फेस टू फेस, आमने सामने बैठे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एग्जांपल है क्लासरूम का। क्लासरूम में जनरली फेस टू फेस ही कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने बैठा होता है और टीचर सामने पढ़ा रहे होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। कह रहे हैं इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर, वर्ड्स मतलब शब्द, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल, शब्दों का ही तो इस्तेमाल कर रहा हूं बोलने के लिए। तो आमने सामने के संचार में शब्दों का परसेंटेज कितना होता है, हिसाब का यही मतलब है कि अगर कोई बातचीत हो रही है, कोई लेक्चर हो रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, तो उसमें बहुत सी चीजें इस्तेमाल हो रही। क्या क्या, कुछ डायग्राम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ ये डायग्राम इंस्ट्रूमेंट व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखित में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, शब्द बोले जा रहे हैं। बोलते समय ये मैं कर नहीं रहा हूं, ऑटोमेटिकली कुछ एक्टिविटीज हो रही मेरे द्वारा, जैसे कुछ हाथ को ऐसे हिलाना या ऐसे करना। ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे देखते समय
इस चीज को देखो, क्योंकि मैं वर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं वर्ड, साथ ही साथ यहां इशारा कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है, डबल लर्निंग होती है कि यहाँ पर वर्ड पर भी आपका ध्यान है, शब्द पे जो मैं बोल रहा हूँ प्लस लिखा हुआ भी, दोनों आप देख रहे हैं ना। बेहतर लर्निंग के लिए ऐसा होता है, इसीलिए होता है। मैं लगातार कहता हूँ पीडीएफ रटिए मत पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ से ज्यादा लर्निंग वीडियोज में होती है। तो जब ये वर्ड की बात कर रहे हैं कि जो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है क्लासरूम में, तो उसमें जो वर्ड है, जो शब्द होते हैं, उसका कितने % असर होता है सामने वाले व्यक्ति पर, या जो सुन रहा है, या जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उस पर कितना असर होता है शब्दों का। तो शब्दों के जो असर होता है वो 7% होता है। अब क्या चीजें देखिए, मैंने ये चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था अलग से आपको समझाने के लिए, कि जो बेसिकली 3 एलिमेंट हैं जो इस्तेमाल होते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। एक, पहला शब्द, दूसरा टोन ऑफ वॉइस, कि हम कैसे बोल रहे हैं, जो मेरे बोलने का टोन है। टोन क्या होता है, जैसे आप बहुत गुस्से में बोलेंगे तो अलग तरीके से, प्यार से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, है ना। तो वो आपकी जो टोन है बदलती रहती है, आपके बोलने का तरीका बदलता रहता है हर जगह, ठीक, कंडीशन के हिसाब से। तो जो टोन है, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो मायने रखता है। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कि मैं कब कहाँ आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो बॉडी, मैं नहीं, जो मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है वो चीज। तो ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक शब्द, दूसरा आपकी आवाज का टोन, आवाज का लहजा, और तीसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो सबका अपना परसेंटेज होता है। तो वही दिया हुआ है कि जो हमारे शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका रेशियो, उनका 7% जो है वो रहता है, प्लस जो बोलने का तरीका है, टोन जो है वॉइस, उसका असर 38% रहता है, और जो बॉडी लैंग्वेज है उसका असर 55% रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज, और ये इस प्रकार से है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो 7 है। जब वैसे तो मैं डायरेक्टली आपको 7 बता देता, लेकिन 7 आपने पीडीएफ में भी देख लेते, 7 पढ़ लेते, लेकिन समझ में क्या आता, कुछ नहीं। इसलिए मैंने इस चीज को ऐसे किया है जिससे आपको बेहतर समझाया जा सके। शब्दों की जो वैल्यू है, एक तरह से कहा जाए कम्युनिकेशन में, या असर है, वो 7% रहता है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, हाउ वी कैन डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी। कोई व्यक्ति है, उसकी पर्सनालिटी की बात की जाए कि यार ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी इनकी, तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे हम तय करें कि वो व्यक्ति जो है अच्छा है, बुरा है, या महान है, या बहुत शानदार व्यक्ति है। तो ये कैसे हम जज करेंगे, या कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे? क्या उसका कलर देखकर, क्या उसका धर्म देखकर, या फिर उसकी हाइट देखेंगे? नहीं, ना उसका कलर देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना हाइट देखेंगे। हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, तब हम डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। किस पे? उसका व्यक्तित्व यानी व्यक्ति कैसा है वो डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर। आंसर सी। नेक्स्ट, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग टू डिराइव प्लेजर ओनली कम्स अंडर। देखिए, अगर आप गाना सुन रहे हैं और किस लिए सुन रहे हैं? आनंद के लिए सुन रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार की लिसनिंग के अंतर्गत आता है? क्रिटिकल लिसनिंग, चिकित्सीय, सराहनीय, व्यापक, ये कंप्रेहेंसिव नहीं, एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप उस चीज से कहीं के एप्रिसिएट करते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, यहां पर आंसर सी से। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है कि बहुत ज्यादा, जिसमें आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। गाने तो हम लोग थोड़ा सा इंजॉय करके सुनते हैं ना, उसमें 2-4 लाइन सुनते भी हैं, 2-4 मिस भी करते हैं, मतलब हैप्पीनेस के साथ सुनते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। खराब संचार के लिए किसे माना जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए, खराब संचार किसे माना जाएगा? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अच्छा संचार किसको माना जाता है, तो अब खराब संचार किसको माना जाएगा, ये आप लोग बताइए। संदेश अस्पष्ट हो, जिसमें जो बात की जा रही है वो समझ में नहीं आ रही है सामने वाले को। दूसरा कह रहा है जो है संदेश हो क्लियर हो और डायरेक्ट हो। तो क्लियर और डायरेक्ट वाला आपको याद होगा, इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर और डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन है जिसको हम अच्छा कम्युनिकेशन कह रहे हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें बात क्लियर हो और डायरेक्ट हो। तब तो यहाँ पर ये जबकि पूछ रहा है खराब संचार के बारे में, है ना, तो ये तो सही होगा नहीं। फिर रिसीवर इज ओपन टू लिसन, सामने वाला ध्यान से बात को सुन भी रहा है, तब तो ये अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। जबकि पूछ क्या रहा है, खराब कम्युनिकेशन। सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड रिसीवर, जो बात कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा है, तो उसको लेकर उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं,
या पॉजिटिव रूप से उसमें इन्वॉल्व है, तो ये सब चीजें सही नहीं होगी। मैसेज जिसमें स्पष्ट ना हो, यानी जो बात की जा रही हो, जिस बारे में बात की जा रही हो, सामने वाले को बात ही नहीं समझ में आ रही है, जो मैसेज जो भेज रहा है सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? ऐसा कम्युनिकेशन पुअर कम्युनिकेशन या बेकार कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ, जो आधिकारिक बातचीत होती है, वो आधिकारिक बातचीत जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? ऑफिशियल, सिंपल सी बात हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑफिस का जहां पर बात आएगी सीधे फॉर्मल, लगातार आपने देखा होगा, एक चीज मैं बोलता रहा हूँ कि घरेलू दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो ऐसे बैठ के यहाँ बातचीत होती है वो इनफॉर्मल होती है, और जो ऑफिशियल बातचीत होती है वो फॉर्मल होती है, औपचारिक जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, इस पर हम लोग ऑलरेडी पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में घर पर दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदार से, पार्टी में, रास्ते पर, कहीं बस, ट्रक, कहीं भी ऐसे जो हम लोग बातचीत नॉर्मल करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब इनफॉर्मल के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फॉर्मल। यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट और आइडिया इज कॉल्ड। देखिए, कह रहे हैं कि आप अपनी बात या अपनी बात को सामने वाले को बताने के लिए बोलकर या लिखकर शेयर कर रहे हैं, और क्या? शब्द। मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि शब्दों का प्रयोग करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो बोलकर किया जाए, या लिख कर किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहीं भी आया था। देखिए, जानकारी, विचार को साझा करने के लिए बोलने या लिखने के माध्यम से हम शब्दों का उपयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। हमने आपको बताया था, याद था कि भूल गए हैं? शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को, मतलब बोलकर या लिखकर शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन वर्बल कहलाएगा। ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर। देखिए, अपने करियर के दौरान जब भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ऐसा फेज आता है कि जहां सबको उसका सामना करना पड़ता है, वो कौन सा है? देखिए, फीलिंग हैप्पी नहीं, जब हम पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो खुश महसूस नहीं होते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, सबसे पहला काम यही रहता है, तो कहीं हम टूर पर नहीं जाते हैं और आराम नहीं करते हैं। सब लोगों के जीवन में एक कॉमन सी चीज है, वो आती है फेसिंग एन इंटरव्यू। जितने भी लोग हैं सबको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, ये एक कॉमन सा है। तो यही पूछना चाह रहा है कि करियर की शुरुआत में सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वो क्या है? वो है इंटरव्यू। ठीक है, जो सबको फेस करना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट। देखिए, वो अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देता है। एक कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो रोज लेट आता है, ऑफिस क्या होता है? रोज लेट आता है, तो वो क्या नहीं है? ही इज नॉट। देखिए, अब एक तो ये हो जाता है कि रोज ऑफिस लेट नहीं आता है, तो वो क्या है? ठीक है, लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि जो कर्मचारी है रोज देर से आता है, सबसे पहला बात देर से आता है, तो वो नहीं है। वो क्या नहीं है? जो भाई पंक्चुअल नहीं है, सिंपल सी बात है। पंक्चुअल मतलब समय पर अपना कार्य करने वाला व्यक्ति। तो जो रोज लेट आ रहा है तो क्या हो सकता है? पंक्चुअल तो नहीं होगा, है ना? वही बात है। क्लीन का कोई मतलब नहीं है, कॉन्फिडेंस चुपचाप से मतलब नहीं है, समय का पाबंद नहीं है वो व्यक्ति, क्योंकि रोज लेट आ रहा है। और यही पूछ रहे हैं कि वो क्या नहीं है? तो समय का पाबंद नहीं है, यानी वो पंक्चुअल नहीं है। यहां पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। पंक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि रोज टाइम से नहीं आता, वो लेट आता है। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमर जनरली ब्लैंक है, आपको बताना है व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। देखिए, मान के चलते हैं कि आप एक दुकान पर जाते हैं लगातार, और वहां आप जब भी जाते हैं वहां से आपको अच्छा फील होता है, जो सामान लेते हैं वो अच्छा मिलता है, सही रेट पर मिलता है, तो आप ऐसे में आप क्या करोगे? यही है, कस्टमर जनरली करते हैं, मतलब जो ग्राहक है जनरली वो करते हैं, क्या करते हैं हमें बताना है। जब
वो जाते हैं अपनी दुकान पे और उनको अच्छा एक्सपीरियंस, उनको अच्छा अनुभव मिलता है। अच्छा अनुभव कब मिलेगा ग्राहक को? जब वो दुकान पर जाए, सामान उसको अच्छा मिले, बिना डिफेक्ट का मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, रेट भी सही लगे और व्यवहार भी दुकानदार का अच्छा हो, तो उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसा होगा, अगर कस्टमर को अच्छा लगता है तो क्या करेगा, चलिए देख लेते हैं। ग्राहक आमतौर पर क्या करता है जब उसके साथ अच्छा अनुभव रहता है दुकान पर? अब देखिए, डू नॉट रिकमेंड इट फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को नहीं बताएगा उस दुकान के बारे में। क्या ऐसा होगा? इसमें पूछ क्या रहा है? चलिए, परचेज मोर, कभी वापस ना आए, क्या वो दोबारा दुकान पे नहीं जाएगा? अगर दुकान उसको अच्छी लग रही, वहां पे अच्छा व्यवहार हो रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, तो क्या दुकान पे नहीं जाएगा? ये तो गलत बात होगी। क्या वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, उसके बगल में जो उस दुकान का कंपटीटर है, हो सकता हो कोई और दुकान हो सेम सामान बेचने वाली, तो क्या उसके पास जाएगा? नहीं, उसके पास भी नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? परचेज मोर, वो अगली बार भी जब सामान खरीदने आएगा तो उसी दुकान पर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव उस दुकान पर अच्छा है, उसको वहां पर सही व्यवहार, सही सामान, सही रेट पर मिलता है, इसलिए दोबारा उसी दुकान पर आएगा आगे जो भी उसको खरीदारी करनी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आज की वीडियो जो है यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सभी कमेंट्स रीड करता हूं और वो जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए एक चार्जर की तरह काम करते हैं। धन्यवाद।